इब्राहिम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और गाहे बगाहे हम आपसे हेल्थ अपडेट के हवाले से भी बात करते रहते हैं। तो मेरी जो ऑब्ज़र्वेशन है वो जो स्टोमिक पेशेंट हैं उनकी काफ़ी रेशो है, यानी कि जो मैदे के मरीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। हर तीसरा चौथा बंदा जो है वो मैदे के मसाइल का जिक्र करते हुए नज़र आता है। अब इसकी अगर आप बड़ी वजह देखें तो मैदे का ज़ाहिर ताल्लुक़ खाने पीने के साथ है। जब हम अपने खाने पीने की आदत को ख़राब करते हैं तो डेफ़िनेटली फिर मैदा जो है एक वक्त आता है कि ये हमें भी तंग करना शुरू कर देता है। हालांकि अल्लाह ताला ने जो इंसानी अज़ा हैं इनकी अच्छी खासी इनमें रेजिस्टेंस रखी हुई है कि ये जल्दी जो है बीमार नहीं होते, लेकिन जब हम एक ही गलत काम को बार बार रिपीट करते हैं तो फिर उस आर्गन के ऊपर मनफी असर पड़ते हैं, उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है और वो फिर अपना जो काम है प्रॉपरली करना छोड़ देता है। इसी तरह का मामला जो है वो मैदे के साथ होता है। तो अब दो बातें हैं या दो किस्म के लोग हैं, ज़ाहिर एक वो जो सेहतमंद है और दूसरे वो लोग जो कि बीमार हैं। अब मैं सेहतमंद लोगों के लिए कुछ एडवाइस करना चाहता हूँ कि अगर आप सिंपल फूड पे रहेंगे, सादा ग़िज़ा खाएंगे तो यकीनन आपका मैदा जो है वो सही काम करता रहेगा। और इससे बड़ी बात जो इंतहाई काबिल गौर है और जहन में रखने वाली है कि जो आप खुराक चाहे सादा लें चाहे कोई कॉम्प्लिकेटेड या पुरतकल्लफ लें, उसको अब्ज़ॉर्व करना बहुत ज़रूरी है। वो कि खुराक जो है आपकी सेहत का तयन करती है, लेकिन अगर आप सोने जैसी भी खुराक लेते हैं, ग़िज़ा लेते हैं, लेकिन आप उसको अपनी बॉडी में जज़ब नहीं करते, अब्ज़ॉर्ब नहीं करते, उसको हज़म नहीं करते, उसका जो उसके ग़िज़ाई अज्ज़ा हैं अपने जिस्म की उसको हिस्सा नहीं बनाते, तो वो आपके लिए ज़हर है। जैसे मैं देख रहा था कि ये जो मज़दूर होते हैं, मेहनत मज़दूरी करने वाले, ये बोतलें काफ़ी इस्तेमाल करते हैं और फास्ट फूड भी खा पी लेते हैं अगर कोई उनको ऑफ़र करे। तो मैं ये देख रहा था कि वो हार्ड वर्किंग बहुत करते हैं, यानी एक बोतल पी है फिर उन्होंने जनाबे वाला मेहनत मज़दूरी करनी है और उनकी बॉडी से पसीना निकलना है और काफ़ी हद तक इस तरह के जो खुराक हैं या ड्रिंक्स हैं उनके साथ कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप एसी में बैठे हुए हैं और आप जनाबे वाला कोल्ड ड्रिंक्स यूज़ कर रहे हैं, आप चेयर पे बैठे हुए हैं सारा दिन और बिरयानी खा रहे हैं, तो डेफ़िनेटली फिर आपके लिए जो सेहत का बरकरार रहना होगा वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यानी कि ग़िज़ा जिस तरह की भी लें, लेकिन उसको कोशिश करें कि वो डाइजेस्ट हो जाए, हज़म हो जाए, आपकी बॉडी का हिस्सा बन जाए। अदरवाइज़ अगर आप अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खुराक लेते हैं, ज़्यादा ग़िज़ा लेते हैं, तो उसके कुछ हरारे तो जज़ब हो जाएंगे, लेकिन बाकी जो है एज ए फैट्स के तौर पर आपकी जिस्म के ऊपर वो स्टोर होना शुरू हो जाएगी, जो कि मोटापे का सबब बनती है। दूसरे वो लोग जो मैदे के मरीज़ हैं, और मैंने ये देखा है कि वो कुछ लोग काफ़ी कैप्सूल भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एट द एंड जो उनको छोड़ देते हैं और वो कुदरती तौर पर ये महसूस करना शुरू कर देते हैं कि ये जो मेडिसन है इतना प्रलॉन्ग करेंगे तो ये हमारे लिए नुकसान भी साबित होगी। बल्कि कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन जो है वो जब हम ज़्यादा देर के लिए इस्तेमाल करते हैं तो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है उसके साथ फर्दर कॉम्प्लिकेशंस पैदा होने शुरू हो जाती हैं। तो बाज़ का तो कुछ हैवी डोज भी होती हैं और साथ जो मालिज है वो कुछ हमारी स्टोमिक को ठीक रखने के लिए भी जो मेडिसिन तजवीज़ करते हैं। तो मेरा ये मकसद ये नहीं है कि एलोपैथिक जो है वो इट इज़ नॉट गुड ट्रीटमेंट, बल्कि हर तिब्बी फील्ड का एक अपना स्कोप है, उसके फ़ायदे हैं, लेकिन साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं जिनको हमें मद्देनज़र रखना चाहिए ताकि हम उससे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें और उसके नुकसान से बच सकें। तो अब जो मैदे के मरीज़ हैं, अब हमने क्या किया हुआ है कि जो जुमला अमराज है मैदे के, उनका नाम हमने रखा हुआ है तेज़ाबियत। यानी मेरे पास पेशेंट आते हैं वो कहते हैं जी हमें मैदे में जलन होती है अब और हमें तेज़ाबियत हो जाती है। अब जलन की भी दो रीज़न्स हैं। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो स्टोमिक जो है उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है तेज़ाब पैदा होता है, HCl पैदा होता है, और ये 10th क्लास की केमिस्ट्री में लिखा हुआ है कि हाइपर एसिडिटी क्या होती है कि जब वो ज़्यादा मिकदार में पैदा होता है तो वो जलन पैदा करता है, इसको हम तेज़ाबियत कहते हैं। बाज़ का तो ये होता है कि इसकी मिकदार में कमी भी वाक़ई हो जाती है तब भी जलन होती है। अब जलन को जस्ट आप हाइपर एसिडिटी नहीं कह सकते,
تو یہ ایک معالج نے ڈائگنوز کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو جو جلن ہے وہ آیا کہ لوور اسٹڈی کی وجہ سے ہے یا زیادہ ہائپر ایچ سی ایل کے پیدا ہونے کی وجہ سے ہے. تو اس لیے میں اکثر اوقات یہ کہتا رہتا ہوں کہ آپ سیلف ٹریٹمنٹ سے بچیں. بہتر ہے کہ آپ کسی معالج سے رابطہ کریں, اپنا پراپر چیک اپ کروائیں, اپنے ٹیسٹ کروائیں. جتنی بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے ریلیٹڈ ٹو ہیلتھ اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنی بیماری کو ڈائگنوز کرنا چاہیے اور اس سے ارلی سٹیجز کے اوپر ہی ٹریٹمنٹ لینے کی کوشش کرنی چاہیے. فردر کہ اس کے اندر کمپلیکیشنز پیدا ہو جائیں, جتنی کمپلیکیشن زیادہ پیدا ہوں گی پھر اس کی ریکوری کے اندر اتنے ہی مسائل جو ہے ہمیں درپیش ہوں گے. اور میں اکثر یہ دیکھتا رہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر جی آپ یہ ایک چیز لے لیں تو آپ کی فلاں بیماری ٹھیک ہو جائے گی, یہ کھا لیں گے تو قبض ٹھیک ہو جائے گی, یہ کھا لیں گے تو پتے کی پتھری دور ہو جائے گی, یہ کھا لیں گے تو گردے کی پتھری نکل جائے گی. نو, ہیومن باڈی از ویری کمپلیکیٹڈ اور اس کو سمجھنا اور اس کا علاج کرنا آسان کام نہیں ہے. آپ جب بھی اپنا ٹریٹمنٹ لیں کوشش کریں کہ اس کے اوپر کمپرومائز نہ کریں. کوئی اچھا معالج جس کے اوپر آپ کو کانفیڈنس ہو, جس کے اوپر آپ کو اعتماد ہو, آپ اس سے ہی اپنا ٹریٹمنٹ لیں. اگر کسی معالج کے اوپر آپ کو اعتماد نہیں ہے تو آپ اس کے پاس مت جائیں اور چلتے پھرتے بندے کے مشورے کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر جو آپ اس طرح کی بیماریوں کی ٹپ لیں گے, ٹریٹمنٹ لیں گے, اٹ ول بی ویری ڈینجرس فار یو. یہ آپ کے لیے بہت خطرناک ثابت بھی ہو سکتا ہے. بات لمبی ہو گئی ہے تو باقی انشاءاللہ پھر ہمیں اجازت دیں. گاہے بگاہے جو ہے اس طرح کے ٹاپک کے ساتھ ہم آپ سے مخاطب ہوتے رہیں گے. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.